Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में पेडागोजी को, जो आपकी हिंदी की पेडागोजी आती है। क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और पाँचों सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो आपका 150 नंबर का पेपर होता है, 15 नंबर की पेडागोजी हर सब्जेक्ट में आती है। तो 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल आपके कितने हो जाते हैं 75। यानी कि 75 नंबर की आपकी क्या आती है, पेडागोजी आती है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। यह कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि आपको एक बेहतर टीचर बनाने के लिए यह आपको दे रखी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। यह आपकी जो पेडागोजी है हिंदी की है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे। व्याख्यात्मक और सूचनात्मक किसे कहेंगे? तो विवरण को कहेंगे, वृतांत को कहेंगे, प्रतिपादन को कहेंगे या फिर वर्णन को कहेंगे। जो व्याख्यात्मक और सूचनात्मक होता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम विवरण कहते हैं। विवरण का मतलब होता है, यानी कि किसी बात का, यानी किसी कार्य का संबंध रखने वाली जो चीज़ें होती हैं वह आपकी क्या कहलाती हैं? विवरण कहलाती हैं। यानी कि जैसे सूचनाएं हैं, व्याख्या हैं, तो यह आपकी चीज़ें हैं, यह क्या कहलाती हैं? यह आपकी विवरण कहलाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसे हम क्या कहेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी से आपका क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आपसे पूछा है लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है, यानी कि लिखने से संबंधित इसमें विकार के बारे में पूछा गया है। तो वह क्या कहलाता है? उसे हम लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया कहेंगे, या क्रिया वैकल्य या डिस्प्रैक्सिया कहेंगे इसको, या गड़न वैकल्य यानी कि जो गणितीय संबंधी विकार होता है डिस्कैलकुलिया यह कहेंगे, या वाचन वैकल्य कहेंगे जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो आपको बताना है इसमें जो लेखन से संबंधित विकार है कौन सा होता है। तो वह आपका लेखन वैकल्य होता है। लिखने से संबंधित लेखन वैकल्य, यानी कि इसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ग्राफ का मतलब होता है लिखने से संबंधित, ग्राफ होता है वह लिखने से संबंधित होता है। तो डिस्ग्राफिया आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए डिस्कैलकुलिया की बात करते हैं। तो यह क्या है? गणित से संबंधित विकार है, यानी कि गणितीय विकार है, गणितीय विकार है। अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। तो यह आपका पठन से संबंधित विकार है, पठन विकार है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि शिक्षिका विद्यार्थी को कुछ पर्चियां पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती हैं। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। यानी कि जो एक शिक्षिका है विद्यार्थियों को कुछ अधूरी पर्चियां लिख लिख करके उसमें वाक्य देती हैं। अधूरी पर्ची आधे आधे लिख करके उसमें वाक्य देती हैं बच्चों को। तो प्रत्येक अधूरे वाक्य को उन्हें सही भाग से जोड़ना होता है। तो आपको इसमें बताना है कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है। शिक्षिका का कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो आपको बताना है सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना है, या फिर लेखों की रचना करना सिखाना है, या फिर विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना है, या फिर शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य बनाना है। अगर ऐसी गतिविधि करा रही है जो अध्यापिका है, जैसे आधे अधूरे वाक्य को लिखकर दे देती है और प्रत्येक वाक्य को उसे सही भाग से जोड़ने के लिए कहती है, तो वह आपकी सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है।
क्या कहती है? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वह शिक्षिका बच्चों को कहती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, तो इसे क्या कहते हैं? अवबोधन कार्य कहते हैं, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य कहते हैं, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य कहते हैं, या फिर सरसरी तौर से श्रवण कार्य कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। यानी कि जो शिक्षक है अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए, यानी कि किसी पाठ का संपूर्ण अर्थ को ग्रहण करने के लिए कह रहा है और रिकॉर्डिंग सुनने के लिए भी कहता है, तो इसे हम कहेंगे भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, क्योंकि वह उसका अर्थ समझे इसलिए उसको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, जो आपकी पेडागोजी होती है इसको थोड़ा सा समझना होता है। आप अपने आप को पेडागोजी कॉन्सेप्ट आप जब कर रहे हैं तो अपने आप को एक टीचर के रूप में माने, तब आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन है वह बहुत ही ज़्यादा सरल लगने लगेंगे। तो आपको एक अध्यापक के रूप में अपने आप को समझना है कि आप टीचर हैं और बच्चों को सही डायरेक्शन दे रहे हैं। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वह आपके सही हो जाएंगे। तो आपको अपने आप को सबसे पहले टीचर मानना है, बच्चे को डांटना फटकारना नहीं है, उसे समझाना है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैंने आपको बता दिया, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाती है? तो यह आपको बतानी है क्या कहलाती है। श्रुतलेख कहलाती है, सुनी हुई पाठ्य सामग्री की पुनः निम्रति कहलाती है, या कथन विश्लेषण कहलाती है, या फिर दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग कहलाती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना, पठन सामग्री को पुनः लिखना, यह क्या कहलाती है? तो यह आपकी सुनी हुई पाठ्य सामग्री की पुनरावृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? सुनी हुई सामग्री की क्या कहलाती है? पुनरावृत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। मनुष्य हैं भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन आपका सीटेट में बार बार रिपीट होके आया है। आपको इसको अच्छे से समझना है कि भाषा अर्जन की क्षमता है, जो आपकी मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की से, जीन प्याजे से, चॉम्स्की से, या फिर ब्रूनर से। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, चॉम्स्की से। चॉम्स्की हैं यह भाषा अर्जन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? भाषा अर्जन के लिए। वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो यह समाज संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, समाज संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसमें हम बात करते हैं जीन प्याजे की, तो यह संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। चॉम्स्की आपके भाषा अर्जन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है, आपको इसमें बताना है। तो सत्ता कारकों, सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, या बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, या बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, या समाज में
बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, तो आपको इसमें बताना है कि समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन यह एक समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। बाकी आपके समाज भाषा विज्ञान के हिस्सा हैं, यानी कि सत्ता कारक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यह आपके कैसे कारक हैं, यह समाज विज्ञान के कारक हैं। बोलने से संबंधित कुछ प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, यानी लोगों के व्यवहार का अध्ययन हो रहा है, समाज का अध्ययन हो रहा है। समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, तो इसका सही आंसर है नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको कथन दे रखा है और तर्क दे रखा है, तो इसको आपको बताना है कि स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च क्षमता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा और संस्कृति विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। तो आपको इसमें बताना है कि दोनों अ और त सही हैं और त अ की सही व्याख्या करता है, या फिर दोनों अ और त सही हैं लेकिन त अ की सही व्याख्या नहीं है, या फिर अ सही है लेकिन त गलत है, या फिर अ गलत है लेकिन त सही है। तो आपको इसमें बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च क्षमता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, तो और भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोनों ही, यह सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, दोनों अ और त सही हैं, लेकिन जो त है यह अ की सही व्याख्या नहीं करता है। यह वाला आपका है क्योंकि यहाँ पे असमर्थ दे रखा है, इसलिए यह आपकी सही व्याख्या नहीं करता है किसकी, अ की। त सही व्याख्या नहीं करता है ए की। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको यहाँ पे सूची और यह आपको दे रखे हैं, कॉलम दे रखे हैं, तो आपको इसमें चयन करना है। इसका आपको चयन करना है किस तरीके से आप इसका चयन करेंगे। तो आपको दे रखा है कि इमिग्रेशन फॉर्म भरना, तो यह क्या होता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है 4th तक। तो आपको इसमें मिलाना होता है कौन सा किससे बनेगा। तो इमिग्रेशन फॉर्म भरना क्या कहलाता है, यह आपका क्या कहलाता है, तो यह आपका सटीकता पर ध्यान देता है, सटीकता पर ध्यान देता है। 1 का आपका क्या हो जाता है, 1 का आपका 1 हो जाता है। फिर आता है सेकंड कि एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, यह आपका क्या कहलाता है, यह भी आपका सटीकता पर ध्यान देना कहलाता है। क्या कहलाता है, सटीकता पर ध्यान देना कहलाता है। तीसरा आता है आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना। आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना यह क्या कहलाता है, तो यह प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना कहलाता है। किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, यह भी आपका क्या कहलाता है, प्रवाह केंद्रित कहलाता है। तो आपको इसमें समझना है कि इमेजिनेशन फॉर्म करना सटीकता पर ध्यान देना है, और एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना यह आपका क्या कहलाता है, यह भी आपका सटीकता पर ध्यान देना होता है। आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, यह भी आपका क्या होता है, प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना होता है। किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, यह भी आपका प्रवाह केंद्रित होता है। यहाँ तक बात क्लियर। तो आपको इसमें ऑप्शन देखना है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर बताना है आपको। तो आपको कौन सा इसमें सही हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड और फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है। तो कविता वाचन है, कक्षा में नाटक करना है, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना है, या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा में नाटक करना। कक्षा में नाटक करना यह शिक्षण कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि सृजनात्मकता
लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? सृजनात्मकता लेखन विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? तो औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन या फिर निबंध लेखन। सृजनात्मकता के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है अनौपचारिक लेखन। क्या? अनौपचारिक लेखन है, यह सृजनात्मकता का बहुत अच्छा एक अभ्यास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची है वह किस में शामिल है? तो अवधी में है, नागपुरी में है, बोडो में है या फिर राजस्थानी में है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वह बोडो से संबंधित है। किससे शामिल है? बोडो में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। संविधान की जो अनुसूची है इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो मातृभाषा को, क्षेत्रीय भाषा को, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा या अंग्रेजी भाषा को। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 है वह प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाने की सिफारिश देता है? तो वह मातृभाषा की सिफारिश करता है। किसकी सिफारिश करता है? तो यह मातृभाषा की सिफारिश करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो मातृभाषा को। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो लेक्चर विधि है, आगमन विधि है, निर्देशन विधि है या फिर वार्तालाप विधि है। व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि है। इसमें आगमन विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में आपको नियम को बताए जाते हैं। यानी सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं आगमन विधि में, फिर उसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो यह आपकी आगमन विधि है, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? चौमस्की के अनुसार बताना है कि जो भाषा का अर्जन का आधार है वह क्या है? तो इंद्रियों से प्राप्त अनुभव हैं। किससे? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव हैं, या भौतिक अनुक्रियाएं हैं, या बाहा है, या फिर अंतर्जात है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि चौमस्की के अनुसार जो भाषा अर्जन का आधार है वह क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि इंद्रियों से प्राप्त अनुभव हैं। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव यह भाषा अर्जन का आधार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। यहाँ तक हमारे जो 1 जनवरी 2022 के आपके हिंदी की जो पेडागोजी है इसको मैंने कराया है। पेडागोजी है इसको मैंने करा दिया है आपको। आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। मैं अब नेक्स्ट आपको जो आपका 3 जनवरी 2022 की पेडागोजी है इसको ही मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि इसी वीडियो में। तो चलिए 3 जनवरी 2022 की जो पेडागोजी है हिंदी की वह कैसी आई थी उसको समझते हैं। इनको समझते हैं। जो आपकी पेडागोजी कॉन्सेप्ट है यह 3 जनवरी 2022 का पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 1 आता है कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? तो जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, या फिर जिसमें विद्यार्थी की बहुत कम संख्या पर ध्यान किया जाता है और अधिकांश विद्यार्थी की अनदेखी की जाती है, या फिर जिसमें शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है।
तो शिक्षक केंद्रित कक्षा कौन सी है आपको इसमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि जिसमें शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है, यही आपकी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है। भाषा शिक्षा में समावेशन से आपको आशय बताना है कि इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यावहारिक युक्तियों को अपनाते हैं, या इसमें विद्यालयी शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदायों का सृजन, या फिर इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विद्यार्थियों को यानी कि जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना शामिल है, या इसमें सामाजिक और अंतःक्रिया दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरण दृष्टिकोण शामिल है। तो आपको इसमें बताना है कि भाषा में समावेशन से आशय क्या है। समावेशन से आशय बताना है तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि सामाजिक और अंतःक्रिया दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है, यही आपका समावेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है। भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है। तो सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध करना है, यानी सिद्ध विचार है, या फिर मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतःक्रिया तथा समझ प्रदान करते हैं, या इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, कंठस्थीकरण और दोहराव आधारित अभ्यास शामिल है, या फिर इस तरह की समझ है कि दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि भाषा शिक्षा में विमर्श चिंतन और मनन से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतः दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए कि विद्यार्थियों को नियम समझाएं और नियम का अभ्यास करवाएं, फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पा रहा है। तो शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझावों में गलत सुझाव को चिन्हित करेगा। तो विद्यार्थी को अच्छी तरह संप्रेषित करें कि उसे अक्सर अभ्यास करने के अवसर दें, या फिर विद्यार्थी को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझते रहें यानी समझाते रहें, या फिर कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थी को बार बार सुनने के लिए कहें, या फिर व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल कार्य करवाएं। तो आपको इसमें बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 के कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थी को बार बार सुनने के लिए कहें, यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्योंकि इसमें आपसे गलत पूछा है कि नीचे दिए गए सुझावों में गलत को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्योंकि आपको उस लड़के को बार बार सुनने के लिए कह रहे हैं, यानी कि रिपीट वाली बात आ जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ से सही नहीं है। नहीं बताना है आपको। तो पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण के पाठ व्याकरण के बिंदु के सभी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं, या फिर पाठ्य सामग्री आधारित पाठ निर्देशित खोजबीन उपागम के अनुसार करते हैं, और इसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों को स्वयं अपनी ओर से सामग्री सृजित करनी चाहिए, या फिर इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है, या फिर शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन इसमें
शामिल होता है, तो इसमें नहीं वाला पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नियमों का वर्णन भी शामिल होता है। नियमों के बारे में बताया गया है, यहाँ पे स्वयं के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव पूछा है, इसलिए नेगेटिव तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं तो स्वयं के लिए सामग्री सृजित करती है, यह आपका पॉजिटिव है। स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं, तो यह आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। यह आपका नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, तो चुनौतीपूर्ण अवधि को परिकल्पना, यानी कि जो चुनौतीपूर्ण अवधि है उसकी परिकल्पना करना, या बोधगम्य निवेश है, या फिर मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण है, या फिर सकारात्मक पुनर्बलन है। आपको इसमें बताना है कि कौन सी अवधारणा नहीं है, नहीं वाला पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाता है कि मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण, यह आपका नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है। आपको इसमें बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह क्या कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, या आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय में प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो, या सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए, या बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार भाषाएं सीखनी चाहिए। तो आपको इसमें बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह क्या कहती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, यानी कि बच्चे बहुत भाषाएं बोलने वाले होते हैं, बहुभाषिकता वाले होते हैं, तो इसमें भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि अंततः इसके साथ इसके अलावा यह उदाहरण है। यह उदाहरण किसके हैं आपको बताना है। योजक उपकरण के हैं, संबद्धता के हैं, या शब्द संपदा के हैं, या व्याकरण के क्षेत्र के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 योजक उपकरण के हैं अंतः, इसके साथ, इसके अलावा। तो यह क्या है आपके योजक उपकरण है, इसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है। यह प्रश्न किसके लिए है, तो तथ्यात्मक पठन के लिए है, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए है, सूचना दर्शाने के लिए है, या फिर शब्द संपदा की जांच करने के लिए है। तो आपको इसमें बताना है कि क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ पे हो रही है। तो यह प्रश्न है किसके लिए है, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। तो वार्षिक परीक्षा, मध्य सत्रांत परीक्षा, पोर्टफोलियो, या फिर सप्ताह में दिया जाने वाले प्रदत्त कार्य। तो आपको इसमें बताना है अधिगम के आकलन के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य से आप इनका आकलन कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मिश्रित अधिगम कौन सा है। मिश्रित अधिगम बताना है कौन सा है। तो व्याकरण, अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण, या फिर भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग, या फिर भाषा यानी कि एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना, या पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। तो आपको इसमें बताना है कि मिश्रित अधिगम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है। तो इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ होते हैं,
इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। यह भाषा की व्याकरण को जानता है या फिर यह निर्धारित अवधारणा है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि जो जागरूकता है, भाषा की जागरूकता है, यह संज्ञानात्मक रूप से इसके लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर डॉट 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 अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श हैं। तो एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे या फिर समांतर। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि एक चरण आगे। यह आपके क्या होते हैं, वर्तमान स्तर से एक चरण आगे अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी अपने विद्यालयी शिक्षा में अपनी मातृभाषा से आरंभ करती है, इसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करती है। सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की मातृभाषा के रूप में, या प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करती है और बाद में अधिगम भाषाओं से जुड़ती है, या फिर सभी विद्यालयों में अभिभावकों की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होना। तो इसका सही आंसर बताना है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता है वह क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक भाषा की जो आरंभिक भाषा है, यानी कि आरंभिक शिक्षा है, यानी 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वह आपकी मातृभाषा में हो, घर की भाषा में आरंभ करती है और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा में अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है, उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करती है, या फिर सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम के रूप में प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा या घर की भाषा में आरंभ करती है, बाद में अधिक भाषाओं के बारे में मैंने आपको इसको बता दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़ें कि मैं चाहती हूँ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी यहाँ खड़े हों और जाएं और ब अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाएं। तो क्या आप समझ गए कि सभी विद्यार्थी चुप हैं, या एक विद्यार्थी जी हाँ बहुत ही धीमे से, या फिर विद्यार्थी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि विद्यार्थी में आत्मविश्वास की कमी है, या फिर विद्यार्थी ने निर्देश को सही तरीके से नहीं समझा, या फिर विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर विद्यार्थी को और अधिक विस्तार से निर्देश और एक अध्यापक में मदद की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं कि मैडम ने बोला है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी यहाँ खड़े हो जाएं और ब अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाएं। तो विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं इसने, क्योंकि सभी विद्यार्थी चुप हैं। विद्यार्थी ने कहा जी हाँ, यानी बहुत धीमे से कहा है, तो विद्यार्थी बात करना नहीं चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक हमने इसके भी 15 क्वेश्चन कर लिए। यह आपका 3 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और मैंने 1 जनवरी का आपको करा ही दिया है इससे पहले। तो आपको, यानी कि जो इसी वीडियो में, तो आपको अच्छे से समझना है दोनों को, यानी कि मैंने आपको 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लेना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको जो आपके यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको वहाँ पे आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।